लाख कैश मिला है। इसमें पानी की टंकी में 39,50,000 रुपए छिपा कर रखे हुए थे। इसके अलावा लाखों रुपए 500 रुपए के जो जले नोट भी मिले हैं। साथ ही डायमंड की ज्वेलरी और सोने की बिस्किट भी मिली हैं। तो आप देखिए कि कितना धन यहां मिला है। धन कुबेर थे ये इंजीनियर और इनके घर से जले हुए नोट मिले, यानी कि जैसे ही खबर मिली होगी कि रेड पड़ने वाली है तो उससे पहले जो कैश था उसमें से काफी कैश जलाकर फ्लश आउट करने की कोशिश हुई कि उसे डंप कर दिया जाए, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया और छापा पड़ा। और छापा जब पड़ा तब भी लाखों का कैश बरामद हुआ। देखिए किस तरह से यहां पर महंगे महंगे सामान मिले हैं। ज्वेलरी कितना मिला है, सोना, हीरे जवाहरात और साथ ही सोने के बिस्किट मिले हैं। महंगी महंगी घड़ियां मिली हैं, जमीन के कागजात मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो आकलन आ सकता है वो करोड़ों में होगा, जिसमें जमीन जायदाद भी होगी, कैश भी होगा, साथ ही साथ जो ज्वेलरी मिले हैं, सोना मिला है, डायमंड ज्वेलरी सेट मिले हैं, ये भी सारी चीजें होंगी। तो जब छापा पड़ा तो जो पहुंचे थे वहां पर वो खुद भी हैरान रह गए। कुछ बातचीत इसमें ऐसी सामने आई है जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि वहां कुछ लोग पहुंचे हुए थे, वो बोल रहे थे कि ये ज्वेलरी क्या है, तो दूसरा उसको बता रहा है ये डायमंड है। डायमंड क्या कभी डायमंड देखा नहीं है क्या? तो समझिए कि जो लोग यहां पर आए हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि किसी इंजीनियर के घर से, सरकारी मुलाजिम के घर से हीरे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि कितना धन मिला है। और जो धन कुबेर है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो करप्शन के इंजीनियर कहे जा रहे हैं। कैश मिला है, इसके अलावा ज्वेलरी मिली है, साथ ही साथ कागजात मिले हैं कई जमीनों के और महंगी घड़ियां मिली हैं, डायमंड ज्वेलरी मिली है। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से यह बरामद हुआ है। इंजीनियर विनोद कुमार राय है इनका नाम, सीतामढ़ी जिले के अतिरिक्त प्रभार में है ये। और विनोद कुमार राय के घर से जो मिला है धन कुबेर जो है और उन्हें करप्शन का इंजीनियर कहा जा रहा है, उनके घर के सामान को देखिए। ये देखिए यहां पर जो महिला कर्मचारी हैं वो एक एक करके सारे ज्वेलरी सेट को खोल रही हैं, देख रही हैं। और यहां पर आपको अनगिनत सामान मिलेगा। और हाथ में देखिए 3-3 यहां पर सोने के बिस्किट नजर आ रहे हैं। सब गाना ना ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब डायमंड है। सब जांच कर सब डायमंड पूरा है। वैसे नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की घड़ी है। कंपनी का घड़ी है, पीनेट कोई है। बिस्किट जो है वो बरामद हुआ है। यहाँ पे देखिए सोने के बिस्किट बरामद किए गए। सोने का बिस्किट होगा। ये आर्टिफिशियल नहीं है। उधर है ये वाला सब गाना ना है। ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब डायमंड है। सब जांच कर सब डायमंड पूरा है। वैसे नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की घड़ी है। कंपनी का घड़ी है, पीनेट कोई है। बिस्किट जो है वो बरामद हुआ है। यहाँ पे देखिए अब करप्शन का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर वालों के दबंगे देखिए। जब ईओयू की टीम पहुंची थी तो उस घर में छापेमारी करने के लिए, तो इंजीनियर की पत्नी ने इस टीम को अंदर आने ही नहीं दिया। कहा कि वो घर में अकेली हैं और रात भर 500 के नोटों को जलाने में जुट गई थी। तो वहीं पर ईओयू की टीम जब रात भर इंजीनियर के गेट के बाहर बैठी रही और जब सुबह हुई तो आर्थिक अपराध शाखा की टीम घर के अंदर गई। तो घर में जहां तक जले हुए नोटों का बंडल दिखा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है। उधर है ये वाला सब गाना ना है। ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं सब गाना है, सब डायमंड है। सब जांच कर सब डायमंड पूरा है। वैसे नहीं खरीदते हो क्या करोगे? 1.5 लाख की घड़ी है। कंपनी का घड़ी है, पीनेट कोई है। बिस्किट जो है वो बरामद हुआ है। यहाँ पे देखिए अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के मुताबिक इंजीनियर की पत्नी ने लाखों रुपए के नोट जला दिए। जले हुए कैश को बाथरूम में फ्लश कर दिया गया। कुछ कैश को जलाकर प्लास्टिक में रखा गया। जले हुए कैश को फ्लश करने के दौरान पूरा सीवर ही जाम हो गया, जिसके चलते नगर निगम की टीम बुलाई गई और एक बार फिर से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। तो कुल मिलाकर जब छापेमारी हो रही थी, इंजीनियर विनोद कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। अब उनकी पत्नी पर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। क्या कुछ नगद बरामद हुआ था। लाखों के आकलन किए जा रहे हैं? जी 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 कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। क्या कुछ नगद बरामद हुआ था। लाखों के आकलन किए जा रहे हैं? जी 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 कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला?
जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है और कितनी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली है विनोद राय के बारे में? देखिए, ईओ की ये बड़ी कार्रवाई है और अभी लगातार उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यदि उनके टोटल संपत्ति की बात करें, जो कुल संपत्ति चल और अचल को मिला दें, तो करीब 20 करोड़ रुपए से भी अधिक का आकलन किया जा रहा है। हालांकि जो आखिरी आंकड़ा आएगा वो ईओ की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी हुई और जितने बड़े पैमाने पर वहां पर रकम की बरामदगी हुई, वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। दरअसल ईओयू को ये जानकारी मिली थी कि इनोवा गाड़ी से मधुबनी से इंजीनियर साहब 4 करोड़ रुपया लेकर निकले हैं पटना के लिए। मधुबनी से पटना की दूरी इतनी नहीं है कि 8 घंटे लग जाएं। 11:30 बजे चले और शाम 7 बजे वो पटना पहुंचे। तो ये माना जा रहा है कि रास्ते में भी जो है रकम को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। और जब ईओयू की टीम उनके घर पहुंची तो उसके बाद घर की महिला ने, उनकी पत्नी ने अंदर आने नहीं दिया, ये कहकर कि वो अकेली हैं। पूरी रात ईओयू की टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान रात में जो कैश था उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। 500 रुपए के नोट भी अभी घर में पड़े हुए थे और उसको जलाने की कोशिश की गई। टॉयलेट में बहाया गया, उससे पाइप जाम हो गया और जब सुबह हुई और सुबह जब ईओयू की टीम अंदर दाखिल हुई तो जलने की जो महक है वो आ रही थी। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ हुई, तब उन लोगों ने बताया कि हमने नोट जला दिया है। फिर नगर निगम के जो कर्मी आए, जो टॉयलेट जाम हो गया था, पाइप जाम हो गया था, उसको देखा गया और उसमें जले हुए नोट थे। तो करीब 12.5 लाख रुपया जो है जले हालत में मिले। इसके अलावा करीब 52 लाख रुपए यदि कुल जो कैश मिला है। लेकिन जो तमाम दूसरी चीजें हैं, जैसे प्लॉट्स के जो कागजात हैं, मकान के कागजात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पॉलिसी जो ली गई है, जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि जब और आकलन होगा और भी संपत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। जो आंकड़ा बता रहे हैं लगभग 20 करोड़ का है, हो सकता है 20 करोड़ से भी ज्यादा हो, क्योंकि इतने नोट जलाने के बाद भी अगर करीब 52 लाख के कैश अगर हाथ लग जाता है तो सोचिए कितना और कैश जला दिया होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। टैंकर और यात्रियों से भरी टेंपो की आमने सामने की टक्कर हुई थी, जिसमें 7 लोग ऑन स्पॉट मारे गए हैं, जबकि एक को अस्पताल में जब ले जाया गया था तब उसने दम तोड़ दिया। मृतक सभी नालंदा के मलावा के रहने वाले थे और हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के तो पड़खच्चे उड़ गए। नालंदा से महिलाएं तीज पर्व को लेकर गंगा स्नान करने जा रही थी, तभी यह जोरदार टक्कर हुई थी। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, काफ़ी दुखद हादसा है। सुबह 6 बजे की घटना है। पटना में ये दनियावा के आसपास शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। एक ऑटो पर सवार ये महिलाएं थीं और कुछ पुरुष भी उसमें थे और ये सब फतुआ इलाके में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और नालंदा के हिलसा के ये लोग रहने वाले थे और आमने सामने की जो टक्कर हुई उसमें भीषण सड़क हादसा हुआ और मौके पर ही जो है 8 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 5 महिलाएं हैं। कुछ लोग घायल भी हैं। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद ट्रक वाला जिस तरह से फरार हो गया, लोगों में वहाँ काफ़ी नाराजगी है। जो परिवार के लोग थे, जिनके लोगों की मौत हो गई थी, वो वहाँ पर लगातार रो रहे थे, बिलख रहे थे। फिर पुलिस पहुंची और फिलहाल पुलिस ने मौके से वहाँ जो कुछ लोग घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया है। चलिए, नीतीश ने हमें जानकारी दी कि फिलहाल क्या हालात है। कुछ लोग अभी भी घायल हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ हो पाएंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में राज ठाकरे के गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब मामूली झगड़े को हिंदी मराठी का विवाद बनाकर लगातार वो फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन ऐसी वारदातें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से एमएनएस की गुंडागर्दी सामने आई है। महाराष्ट्र के नासिक में एमएनएस के गुंडों ने हिंदी भाषी शख्स पर हमला कर दिया। गैर मराठी परिवार की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। मामूली झगड़े में एमएनएस के गुंडागर्दी सामने आ रही है। हिंदी ना बोलने पर करीब दर्जन भी एमएनएस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और धमकी देने लगे और उसके बाद शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। अब देखिए कि जो लोग हिंदी भाषी, अगर वो मराठी नहीं बोल रहे हैं तो उनके साथ किस तरह से फसाद किया जा रहा है। क्या हुआ कल? मराठी हिंदी का बरं नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे ना, आमची चूक झाली तर विषय। मराठी येतं की नाही? येतं ना. नाही आता तो दीदी ये देखो मराठी हिंदीमध्ये नाही, दादागिरी करायची हिंदीमध्ये नाही हिंदी का बरं? हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे, हे बाकीचे बैठे बिठे नंतर हिंदी नहीं। सुनो मेरी बात। क्या हुआ कल? अभी हिंदी में बात करता हूँ। क्या हुआ कल?
गाली क्यों दे? गाली क्यों दे इनको? मार सकता है तो मारा है। किसने मारा? एक मिनट रुको। किसने मारा? क्यों मारा? बस तो हमने गाली दी। हमने कौन गाली दी? तो हम बोला था, हमने बोला हमें भर्ती के वीडियो एमएनएस की गुंडागर्दी इस बार नासिक में देखने को मिली, जहां गैर मराठी शख्स को बहस के दौरान थप्पड़ जड़ दिया गया। मराठी ना बोलने पर शख्स पर एमएनएस के गुंडों ने हमला कर दिया। पुलिस ने उल्टे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर लिया है। एमएनएस के गुंडों ने घर पहुंचकर पीड़ित को धमकाया। गाड़ी की मामूली टक्कर हो जाने के बाद इस झगड़े को हिंदी मराठी विवाद बना दिया गया। और सीधा रुख करते हैं संवाददाता साकेत का। साकेत, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये एक मामूली घटना थी शायद, जो गाड़ी के टक्कर लगने से हुई है, पार्किंग को भी लेकर हुआ होगा, लेकिन उसे मराठी और हिंदी भाषी का विवाद बनाया जा रहा है। लेकिन जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर तो कार्रवाई हो न रही है। बिल्कुल, देखिए अमित, ये पूरा मामला दो परिवार के बीच का था, बैद्यनाथ पंडित और शुभम लसोरे। शुभम लसोरे मराठी परिवार से आते हैं, बैद्यनाथ पंडित हिंदी भाषी हैं। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब गाड़ी सीख रहा था पंडित परिवार, उस अचानक इसी दरमियान इलाके में गाड़ी से एक मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद ये विवाद ज़्यादा बढ़ा और आपस में इन दोनों की बहस शुरू हुई। बहस के बाद झगड़ा थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ा और जो लासोरे हैं, शुभम लासोरे, ये अपनी पूरी शिकायत लेकर मनसे के पास पहुंच गए। अब इस पूरे मामले में मनसे का इन्वॉल्व होना बनता नहीं था, क्योंकि दो पड़ोसियों के बीच की बातचीत थी। अगर झगड़ा हुआ भी था तो पुलिस के पास जाते, अपनी बात शिकायत दर्ज कराते और वहां से ये पूरा मामले का निस्तारण करवाते। लेकिन जो ये पूरा मामला है ये मनसे के पास पहुंच गया और मनसे ने फिलहाल महाराष्ट्र में इस बात का ठेका ले रखा है कि कहीं भी कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले तो आप मराठी में बात करिए। अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो उसके बाद तो पहले आपके साथ मारपीट होगी, उसके बाद दूसरा मामला देखा जाएगा। अच्छा अमित, इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनका बेटा खुद आर्मी बैकग्राउंड से आता है। आर्मी की तरफ से भी एक लेटर हेड पर शिकायत दर्ज कराई गई है। परिवार की तरफ से रविंद्र पंडित, जो कि बेटे हैं पीड़ित के, उनकी तरफ से ये शिकायत नासिक एसपी को दर्ज कराई गई है। यानी कि एक आर्मी ऑफिसर के पिता हैं ये, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई। उनसे हिंदी बिना किसी बैकग्राउंड को समझे हुए लगातार आप पूरा विवाद भी देखिए कि गाड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर आपस में ये कहते हुए दोनों लोग नजर आ रहे हैं कि आप मराठी बोलिए। यानी कि मराठी अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो आपके साथ पहले तो मारपीट होगी, उसके बाद जो घटना जाहिर सी बात है कि साकेत, यहाँ पर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदी भाषी है, गैर हिंदी भाषी है। और सोचिए कि जो मनसे के लोग गए थे उनके परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिनका बच्चा देश की रक्षा के लिए सरहद पर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि इन जैसे लोगों के ऊपर फिर हमें लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो बंद करे इस तरह की नफरत फैलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत। अब देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फेक आधार कार्ड बनाता था। यूपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस फेक आधार गैंग के 8 मेंबर्स को यूपी के अलग अलग जिलों से अरेस्ट किया है। 3 आरोपी आजमगढ़ जिले से हैं, 2 मऊ से और एक आरोपी औरैया, गाजियाबाद और गोरखपुर से दबोचे गए हैं। यूपी पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने पहले जनसेवा केंद्र में काम किया, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस समझ लिया, आधार की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए असली यूजर्स की डिटेल्स हासिल करके अपना अलग यूजर पासवर्ड बना लिया और फिर जालसाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड फर्जी तरीके से इनको दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीसी कर पूरे मामले का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लॉगिन करने के लिए फेशियल स्कैन, आई स्कैनर और थंब प्रिंट इलीगल तरीके से जुटा लिए थे और इनका काम सिर्फ एक ही था, जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको फर्जी आधार कार्ड बना के दो, जिसके बाद वो इस देश में रह सकें। तो 8 ऐसे मेंबर पकड़े गए हैं और इनका नेटवर्क सिर्फ यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आधार बनाने वाले इस ग्रोह ने कई दलाल एक्टिव करके रखे हुए थे, जो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। फिर यह गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता था, बदले में 2000 से लेकर 40,000 रुपए तक मोटी रकम भी लेते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि यह गैंग यूपी के अलावा उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में एक्टिव है। वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। गिरोह द्वारा
के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। और यूपी एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और औरैया सहित कई जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को दबोचा है। इनमें जो पकड़े उनके नाम बता रहे मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार आजमगढ़ से पकड़े गए हैं। बगल के डिस्ट्रिक्ट मऊ से पकड़े गए हिमांशु राय और मृत्युंजय गुप्ता। इसके अलावा गाजियाबाद से सलमान अंसारी, औरैया का गौरव कुमार गौतम और गोरखपुर का राजीव तिवारी भी पकड़ा गया है। और सभी आरोपियों को एटीएस ने रिमांड में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके लिंक्स आप सोचिए कहां कहां तक फैले हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि फेक आधार बनाने वाले ये गैंग के लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहां तक कि एफिडेविट भी बनाते थे। गैंग के मेंबर के पास से सरकारी अधिकारियों के स्टैंप तक बरामद हुए हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन का ये जो सिस्टम है उसको वो बाईपास करने के लिए गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, एक ऐसा वक्त है जहां पर देश के अंदर जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं और यूपी एटीएस के पास या यूपी पुलिस ने एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से घुसपैठी फर्जी आधार, फर्जी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स अपने लिए बनवा रहे हैं। अमित, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो हैरानी की बात है वो यही है कि महज चंद हजार रुपयों को लिए ये पूरा जो गिरोह है वो बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहा था। क्योंकि जो गिरोह है वो उन लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, आधार कार्ड में पूरी तरीके से अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था जो दरअसल इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और इसमें गिरोह उन लोगों की मदद कर रहा था जो दरअसल अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, नेपाली सिटीजन हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बाकायदा गिरोह ऐप के माध्यम से, यानी टेक्निकली कितना साउंड था गिरोह, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके पास फेस रिकग्निशन था, आइस को लेकर के जो फोटो खींची जाती है उसका रिकग्निशन था, कई सारे ऐप्स को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा था। और ग्राहक जनसेवा केंद्र पर आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके का काम होता है, वहां पर इन्होंने नौकरी की, वहां से सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझे, वहां से यूजर नेम और पासवर्ड को चुराया और उसके बाद गिरोह बाहर बैठ करके इस तरीके का गोरख धंधा चला रहा था। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि अंतरराज्यीय गिरोह है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में और कई सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। तो एटीएस की छापेमारी जारी है और यह उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और सोचिए कि इन्हीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोग कितने और तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स बना लेते थे, यहां तक कि साथ हो सकता है कि वोटर आई कार्ड भी इन्होंने बना लिए हों। अब खबर उत्तर प्रदेश की आ रही है सियासी गलियारे से, जहां पर सपा से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर बड़ा अटैक किया है। पूजा पाल ने 2 पन्ने का ओपन लेटर लिखा है जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा, सपा मुखिया पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे, समाजवादी पार्टी इसके लिए दोषी होगी। सपा से निष्कासित किए जाने के बाद से पूजा पाल अटैकिंग मोड में है, अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और अब अखिलेश यादव के नाम यह खुला लेटर उन्होंने लिखा है। लेटर में पति की तर्ज पर खुद की हत्या कराने की साजिश का आरोप भी लगाया है। पूजा पाल के 2 पन्ने वाले इस लेटर में सबसे अहम है धमकी और हत्या की आशंका वाली बात, जिसके मुताबिक एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग
किस किस तरह से गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां तक दी जाती हैं। संभव है मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या कर दी जाए, यह कहना है उनका। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव को माना जाए, और अगर मेरे पति की तरह मेरी हत्या होती है तो उसका दोषी भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। पूजा पाल ने यह तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। अब पूजा पाल वर्सेस अखिलेश का यह पूरा चैप्टर भी सदन में किस तरह से शुरू हुआ वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसके पीछे